हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस वोकैबुलरी के सेशन में। यहाँ हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स की जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इन वर्ड्स को भूलेंगे भी नहीं और इन वर्ड्स को सही तरीके से अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जो अप्रोच यहाँ पे मैं अडॉप्ट करूँगा वो अप्रोच ही आपको भी अपनानी चाहिए किसी भी वर्ड को याद करने के लिए। हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से उस वर्ड का मीनिंग जानेंगे, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे, जिससे हमें यूसेज भी समझ में आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आएगा और सिनोनिम्स भी साथ साथ में क्लियर होते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड तक सेशन को देखना, बहुत सारे वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ही इज द मोस्ट ओडियस मैन आई हैव एवर मेट। यहां पे आपको वर्ड देखना है ओडियस, ठीक है। दूसरा है ही अ विविड ब्लू स्काई, इसमें हमें डिस्कस करना है विविड। तीसरा वर्ड है ही एक्सपेक्ट्स टू गो होम अगेन व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीड, यहां पे वर्ड देखना है रिसीड। अ शेफ हु नेवर सर्व्ड एनी डिश विदाउट फर्स्ट गार्निशिंग इट, तो वर्ड देखना है गार्निश। एंड डोंट सकम टू द टेम्पटेशन, हमें वर्ड देखना है सकम, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमें 5 वर्ड्स ये देखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये 5 वर्ड्स लिख लेता हूं, इसके बाद में हम यहां स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स कौन कौन से थे एक बार फिर से देखना। यहां पे जो 5 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इन वर्ड्स में ऑडियस है, विविड है, रिसीड है, गार्निश है। तो पहला वर्ड है ऑडियस, दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है विविड, विविड। एक वर्ड हमें देखना है क्या? एक वर्ड हमें देखना है रिसीड, गार्निश, सकम। रिसीड, फिर देखना है गार्निश और फिर देखना है सकम। तो पहली स्लाइड से हमने ये 5 वर्ड्स निकाले हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच निकाले इनके कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच निकल सकता है, देखिएगा। देखो, धीरे धीरे हर चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ऑडियस है वो एडजेक्टिव है ना। कैसे है एडजेक्टिव? क्योंकि इसके एंड में OUS आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस शब्द के अंत में OUS आता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, इज यहाँ पे हो गया आपका वर्ब के फॉर्म में, द मोस्ट ओडियस मैन, तो ये यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है। द मोस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है, ओडियस की एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पे नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा, अ विविड ब्लू स्काई में विविड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे स्काई नाउन है, इससे पहले ये कलर बताने वाला एडजेक्टिव है और ये भी एक एडजेक्टिव है, तो विविड भी एडजेक्टिव है। तीसरा है ही एक्सपेक्ट्स टू गो होम अगेन व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीड, तो द फ्लड वाटर ये सब्जेक्ट था, फ्लड वाटर सब्जेक्ट था, और रिसीड जो है वो क्या है? वर्ब, ठीक है। ये वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट अपने बाद में वर्ब लेगा। अगला है अ शेफ हु नेवर सर्व्ड एनी डिश विदाउट फर्स्ट गार्निशिंग इट, तो विदाउट के बाद में आ रहा है ING फॉर्म आ रहा है प्रेपोजिशन के बाद में, तो वर्ब है, ये वर्ब की ING फॉर्म है। वैसे जेरेंड लगता है प्रेपोजिशन के बाद में, ऐसे याद रख सकते हैं। और लास्ट में देखिएगा, डोंट सकम टू द टेम्पटेशन, तो सकम यहाँ पे वर्ब है क्योंकि डू नॉट के बाद में आ रहा है, तो वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये वर्ब और ये वर्ब, ठीक है। अब देखिए, आपको इन 5 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख देता हूं। ऑडियस शब्द है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। ऑडियस शब्द है, ये एडजेक्टिव है। विविड भी एडजेक्टिव है। रिसीड है, वर्ब है। गार्निश है, वर्ब है। सकम है, वर्ब है। अब चलो इनके मीनिंग जानते हैं। ओडियस का मतलब होता है घृणित, जिससे नफरत करने योग्य जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। तो रेपेलेंट एक शब्द होता है इसके लिए, रेपेलेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। एक रिपग्नेंट यूज कर सकते हो, या फिर डिसगस्टिंग यूज कर सकते हो, डिसगस्टिंग। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हो जाएगा? घृणित, जो नफरत के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? ओडियस, ठीक है। लिख लीजिएगा, रेपेलेंट कह सकते हो, रिपग्नेंट कह सकते हो, डिसगस्टिंग कह सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। यह है घृणित, नफरत के योग्य। दूसरा वर्ड है विविड। विविड का मतलब होता है क्लियर। विविड से मतलब होता है, आप कह सकते हो, विविड से मतलब कह सकते हो डिटेल्ड, ठीक है। कई कई जगह पे ये ब्राइट का मीनिंग भी देता है, और टेलिंग भी कह सकते हो। क्लियर मतलब स्पष्ट, तो ये टेलिंग भी कह सकते हो। तो बिल्कुल साफ हो उसको भी विविड कहते हैं,
अगर स्पष्ट हो उसको भी विविड कहते हैं, और कोई चीज बहुत ज्यादा वर्णन किया गया हो जिस चीज का, उसे भी विविड कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, स्पष्ट कह सकते हो, ठीक है, साफ कह सकते हो, जैसे विविड स्काई कह रखा था वहां पे, तो वो साफ सुथरा आकाश, साफ एकदम आकाश इसलिए कहा गया था। और डिटेल्ड का मतलब है काफी ज्यादा वर्णन किया गया हो, उसे भी कह सकते हैं। रिसीड है, रिसीड का मतलब पीछे हटना होता है, तो पीछे हटने के लिए आप यूज कर सकते हो रिट्रीट, पीछे हटने के लिए यूज कर सकते हो रिट्रीट। गो बैक कह सकते हो, ठीक है। रिसीड का मतलब कम होना भी होता है, रिसीड से मतलब कम होना भी होता है, तो अलग मीनिंग भी लिख देता हूं इसके, डिमिनिश भी कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, कम होना, ठीक है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना है, गो बैक पीछे हटना है, डिमिनिश या रिड्यूस है कम होना भी होता है। मैं इनका मीनिंग बता के उस एग्जाम्पल सेंटेंस पे फिर लेकर जाऊंगा आपको, ताकि आप समझें कि उस एग्जाम्पल सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। गार्निश का मतलब सजाना होता है, सजाने को डेकोरेट कह सकते हो। सजाने के लिए एक वर्ड आप एडोर यूज कर सकते हो, एडॉर्न। सजाने के लिए आप एम्बेलिश यूज कर सकते हो। तो ये है सजाना, सजावट करना। और खास तौर पर भोजन के ऊपर जो सजावट करते हैं परोसने से पहले, उसे हम कहते हैं गार्निश। सकम, सकम का मतलब घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, ये सब होता है, तो कैपिचुलेट कह सकते हो, सरेंडर कह सकते हो, या फिर यील्ड कहा जा सकता है। तो ये होता है घुटने टेकना या आत्मसमर्पण करना, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, ओडियस का मतलब घृणित है, विविड का मतलब स्पष्ट है, साफ भी होता है, रिसीड का मतलब पीछे हटना भी होता है और कम होना भी होता है, गार्निश का मतलब सजाना है, सकम का मतलब घुटने टेकना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको इन सेंटेंसेस में क्या क्या मीनिंग ये बता रहे हैं। देखो, जो दे रखा है आपको पहला सेंटेंस, वो देखिएगा। पहले सेंटेंस में है, ही इज द मोस्ट ओडियस मैन आई हैव एवर मेट। जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूं, उनमें सबसे ज्यादा घृणित प्रकृति का, सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग टाइप का व्यक्ति वह है। तो ओडियस का मतलब क्या है? घृणित। और मेरे साथ साथ यहाँ पे रिवाइज भी करिए कि आपने कौन कौन से वर्ड ओडियस के सीखे थे। यही एक सही अप्रोच है, बार बार में रिविजन करोगे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रूट वर्ड से कराइए। भाई रूट वर्ड से कराऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ेगा, बहुत सारे रूट वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, है ना। कई बार कुछ चीजें हैं, ठीक है, और वो आजकल एग्जाम्स में आते भी कम हैं, इसलिए मैं नहीं करवाता। कुछ कहते हैं नेमोनिक ट्रिक से करवाइए, तो फिर आपको ठीक है 5-10 वर्ड में वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, 20 वर्ड्स में बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद में जब आप नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वर्ड सीखना चाहते हैं, वहाँ पे अगर नेमोनिक ट्रिक्स का सहायता आप लोगे तो फिर आप अल्टीमेटली आप ट्रिक्स ही याद करोगे, वर्ड का मीनिंग नहीं आपको आएगा। बहुत बार ऐसा देखने में आया है। तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट तरीका है। इससे बेहतरीन कोई तरीका वर्ड याद करने का नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे यूसेज भी सीखते हो, पार्ट ऑफ स्पीच भी सीखते हो, सिनोनिम्स भी सीखते हो। तो ओडियस का मीनिंग क्या है, मेरे साथ रिवाइज करिए। इसका डिस्गस्टिंग बताया था मैंने, रेपेलेंट बताया था, रिपग्नेंट बताया था, है ना, हेटफुल हो सकता है। विविड ब्लू स्काई का मतलब है बिल्कुल साफ नीला आकाश। तो विविड का मतलब क्लियर होता है, साफ सुथरे के लिए। इसका मीनिंग टेलिंग भी होता है, स्पष्ट के लिए, ठीक है। इसका डिटेल्ड भी होता है, ठीक है। तीसरा है ही एक्सपेक्ट्स टू गो होम अगेन, वह आशा करता है कि वो घर जाएगा दोबारा। व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीड, कब जाएगा? जब बाढ़ का पानी वापस से कम हो जाएगा। बाढ़ का पानी शहर में बहुत ज्यादा आ गया, अब वो कम हो जाएगा, पीछे हटेगा बाढ़ का पानी, तब जाएगा। तो रिसीड का मतलब गो बैक होता है, रिट्रीट होता है, और कम होने में डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज, ये सब मीनिंग देगा। अ शेफ, शेफ समझते हैं क्या होता है? अ शेफ हु नेवर सर्व्ड एनी डिश, एक शेफ जिसने कभी भी कोई भी भोजन परोसा नहीं बिना उसको पहले सजाए। तो गार्निश का एम्बेलिश, डेकोरेट, एडोर्न, ये सब सजाने के लिए यूज करते हैं। और डोंट सकम टू द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन होता है, एंटाइसमेंट को बोलते हैं, प्रलोभन को बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रलोभन के सामने झुकना नहीं है, समर्पण नहीं करना है, घुटने नहीं टेकने हैं। तो सकम का मतलब यील्ड है, सरेंडर है, कैपिचुलेशन है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड में, और दूसरे स्लाइड में सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहला है लॉडेड का मीनिंग देखना है, दूसरा यहां ग्रेटिफाई का मीनिंग आपको समझना है, तीसरा डिफाई देखना है, फोर्थ यहां पे कंटेमिनेट का मीनिंग देखना है, और फिफ्थ आपको ग्रेगेरियस का मीनिंग देखना है, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये कौन कौन से वर्ड्स आपको यहां पे देखने हैं। तो देखिएगा नंबर 6 से, नंबर 6 क्या क्या वर्ड्स थे? तो यहां वर्ड्स देखने हैं लॉर्ड, ग्रेटिफाई, डिफाई, कंटेमिनेट, ग्रेगेरियस। लॉर्ड,
ग्रेटिफाई, डिफाई, कंटेमिनेट और इसके अलावा क्या था, ग्रेगेरियस। ये 5 और वर्ड्स अब हमें सीखने हैं। तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच निकालें इनका। तो देखिए, दे लॉडेड, दे सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब है लॉडेड, वैसे सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वर्ब है ये। तो दूसरा, शी वॉज ग्रेटिफाइड, वर्ब्स के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव वॉइस है तो ये भी आपका वर्ब हो गई। तीसरा है टू डिफाई दे रखा है, इन्फिनिटिव है तो डेयर्ड टू डिफाई, इन्फिनिटिव है, वर्ब है, डिफाई भी। फिर इसके बाद में कंटेमिनेट दे रखा है तो बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये भी वर्ब है। और ये ग्रेगेरियस वुमन, तो ग्रेगेरियस में OUS एंडिंग है तो एडजेक्टिव है, या फिर नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है। तो देखो 4 वर्ब्स हैं और एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे पहले पार्ट ऑफ स्पीच वहां पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड है, ये वर्ब है, लॉर्ड यहाँ पे वर्ब है, ग्रेटिफाई यहाँ पे वर्ब है, डिफाई भी वर्ब है, कंटेमिनेट वर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो पार्ट ऑफ स्पीच निकाल ली हमने। वो तरीका बता रहा हूं, अगर आपको नहीं भी पता हो ना कोई तरीका तो मेरी बातें सुनते चलोगे तो लास्ट तक आप समझ में भी आ जाएगा कि हाँ किस अप्रोच से मैं पार्ट ऑफ स्पीच निकाल रहा हूं। लॉर्ड का प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा करने को प्रेज कह सकते हो, प्रशंसा करने को एडमायर कह सकते हो, ठीक है, एक्सटोल कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रशंसा करने के, तो कमेंड भी कर सकते हो। तो ये सब प्रशंसा करने के मीनिंग है। लॉर्ड का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। प्रेज, एडमायर, एक्सटोल, कमेंड, प्रशंसा करने को क्या बोलते हैं, लॉर्ड। ग्रेटिफाई का संतुष्ट करना होता है तो सेटिस्फाई कहा जा सकता है, या फिर यहां पे आप कह सकते हो प्लीज, संतुष्ट करना। सेटिस्फाई या प्लीज ये कहा जा सकता है, संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई। डिफाई है, इसका मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, तो डिसओबे कह सकते हो, ठीक है, डिसओबे। या फिर फ्लाउट, नियमों का उल्लंघन करना, किसी की बात नहीं मानना। इसके लिए एक बहुत अच्छी फ्रेज होती है, काफी बार एग्जाम में आती है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये भी इसका मीनिंग होता है डिफाई का। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, किसी का विरोध करना। कंटेमिनेट का प्रदूषित करना होता है तो पल्यूट कह सकते हो। इसके अलावा इसको एडल्टरेट कह सकते हो, मिलावट करना होता है एडल्टरेट, तो प्रदूषित करना भी यही तो चीज है, एडल्टरेट। और इसको डिफाइल भी कहा जा सकता है, डिफाइल। तो ये है प्रदूषित करना। ग्रेगेरियस है, ग्रेगेरियस का मतलब सोशल होता है, जो सामाजिक है, जो झुंड में रहना पसंद करता है। कन्वीवियल, जो मिलनसार है, कन्वीवियल कह सकते हो, ठीक है, मिलनसार, सोसेबल, सोशल, कन्वीवियल, जो किसी से मिलना जुलना पसंद करता है, जो झुंड में रहना पसंद करता है, जो सामाजिक होता है, उसे कहते हैं। अफेबल भी एक वर्ड होता है, मिलनसार, अफेबल, मिलनसार। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं, लॉर्ड है इसका मतलब प्रशंसा करना है, LAUD। ग्रेटिफाई संतुष्ट करना है, डिफाई का किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना है, नियमों को तोड़ना है। कंटेमिनेट प्रदूषित करना है। ग्रेगेरियस का झुंड में रहने वाला होता है, सोशल होता है, सामाजिक होता है, कन्वीवियल होता है, ये सब मीनिंग है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं हम, इसको देखते हैं कैसे होगा। पहला है दे लॉर्ड द फॉर्मर, दे लॉर्डेड द फॉर्मर प्रेसिडेंट एज ए हीरो। तो उन्होंने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है उसकी प्रशंसा करी, किस रूप में, ए हीरो के रूप में, कि वो एक नायक है, सच्चे नायक हैं, उस रूप में उनकी प्रशंसा की। शी वॉज ग्रेटिफाइड बाई हिज रेस्पॉन्स, वह ग्रेटिफाइड थी, संतुष्ट थी उसके प्रत्युत्तर से, उसके रेस्पॉन्स थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड डेयर टू डिफाई हिम, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने हिम्मत करी उसकी आज्ञा का पालन ना करने की, या उसके मतलब डिसओबे करने की, ठीक है, ये डिसओबे था। अब ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ये सब लगता है ना, ग्रामर का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ये सब लगता है तो वहां पे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं। लेकिन आपने देखा दिस इज के स्थान पे दिस वॉज लगा दिया यहाँ पे, इसलिए हमने हैज हैव के स्थान पे भी क्या कर दिया, हेड कर दिया। तो हैज हैव के स्थान पे हेड लग जाएगा, ठीक है। जब आप दिस इज द फर्स्ट टाइम करोगे तो हैज हैव लगता है, वॉज कर दिया तो वहां पे हैज का भी पास्ट कर दिया, हेड। तो डिफाई का मतलब डिसओबे करना है। मच ऑफ द कोस्ट हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय न्यूक्लियर वेस्ट, मतलब कोस्ट है, समुद्र तट है, उसका अधिकांश भाग है वो कंटेमिनेट हो चुका है, किससे, न्यूक्लियर वेस्ट से। न्यूक्लियर जो मतलब
कचरा आता है उससे वो कंटेमिनेट हो चुका है। शी इज ए ग्रेगेरियस वुमन, वो एक सामाजिक महिला है, वो मिलना जुलना पसंद करती है, ये कहना चाह रहा है। अब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या कहना चाहता है। लॉर्ड है प्रशंसा करना है, एडमायर कह सकते हो, एक्सटोल कह सकते हो, कमेंड कह सकते हो, प्रेज कह सकते हो। ग्रेटिफाई संतुष्ट करना है तो सेटिस्फाई या प्लीज यहां पे बताया था। डिफाई है वो आज्ञा का पालन ना करना है तो डिसओबे कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसको क्या कह सकते हो आप, डिसओबे के अलावा आप फ्लाउट कह सकते हो, ठीक है, या फिर फ्लाई इन द फेस ऑफ, एक फ्रेज बताई थी मैंने। कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना, तो पल्यूट कहा जा सकता है। इसके अलावा एडल्टरेट कह सकते हो। इसके अतिरिक्त आप इसको एडल्टरेट है, डिफाइल है, डिफाइल कहा जा सकता है। फिर ग्रेगेरियस है सोशल, या फिर आप कन्वीवियल या फिर अफेबल, ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे आगे आए, तीसरे स्लाइड पे आते हैं, कुछ और वर्ड सीखते हैं। लास्ट में मैं सभी का रिवीजन एक बार फिर से करवा दूंगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे आप खुद देखेंगे ये मिरेकल्स नहीं होते एक्चुअल में। आप लगता है ना कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको पढ़ाया जाता है कि 3 सेकंड में 5 सेकंड में ये वर्ड्स याद कर लो, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, है ना। ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब आपको अट्रैक्ट करने की चीजें हैं। आप अगर वास्तव में समझदार हैं, आपको वास्तव में स्कोर करना है एग्जाम में, तो ये अप्रोच अपनाने की आवश्यकता आपको है। मेहनत करोगे, जितनी मेहनत पुट करोगे उतना ही रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती है। ये अगर आप आज नहीं समझे हैं तो कल समझ जाएंगे जरूर से। आगे देखो, देखो यहां पे जो वर्ड अभी देखना है वो अनअर्थ देखना है, यहां पे स्टनिंग वर्ड देखना है, ठीक है। यहां पग्नेशियस वर्ड देखना है, यहां पे देखना है फ्लैबरगैस्टेड, इसके बाद में यहां देखना है फिशी, और यहां देखना है ट्रिब्यूलेशन। ये वर्ड्स कुछ देखने हैं आपको, ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं, लिखते हैं इन वर्ड्स को नंबर 11 से। कौन कौन से वर्ड हैं एक नजर डाल लेते हैं। तो यहां देखना है अनअर्थ, स्टनिंग, पग्नेशियस। अनअर्थ, स्टनिंग, स्टनिंग, पग्नेशियस, ठीक है। अनअर्थ, स्टनिंग, पग्नेशियस। इसके बाद में फ्लैबरगैस्टेड, फिशी और ट्रिब्यूलेशन। फ्लैबरगैस्टेड, फिशी और ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन, ये कुछ वर्ड्स हमें देखने हैं नेक्स्ट स्लाइड के। पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लें इनके। देखो, अब प्राइवेट डिटेक्टिव सब्जेक्ट है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, एक जासूस था, जो किसी प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब खुद मतलब एक निजी कंपनी के लिए काम करने वाला कह सकते हो। उसने अनर्थ किया, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो वर्ब है। अ स्टनिंग व्यू, ए के बाद देखो 2 शब्द हैं, एक और 2। अगर 2 शब्द होते हैं दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है। 3 शब्द होते तो पहला एडवर्ब होता, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन होता, तो ये एडजेक्टिव है। फिर पग्नेशियस है, पग्नेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि OUS एंडिंग दे रखा है, ठीक है। इसका फ्लैबरगैस्टेड है, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, सॉरी इसको वर्ब मान लीजिए। इज फ्लैबरगैस्टेड है तो ये पैसिव वॉइस मान लीजिए। वैसे इज के बाद में ये थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल रूप इसका हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, फ्लैबरगैस्टेड एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। फिर ये वाला है फिशी। फिशी यहाँ पे देखो देयर इज समथिंग फिशी है, तो फिशी यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो देयर है वो डमी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, फिर यहाँ पे लिंकिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रिब्यूलेशन है नाउन क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद में जो शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं, ट्रिब्यूलेशन नाउन है, ठीक है। तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच हम लिख देते हैं। अनअर्थ है ये वर्ब है, स्टनिंग है ये एडजेक्टिव है, फिर पग्नेशियस है ये होता है एडजेक्टिव क्योंकि OUS दे रखा है। फ्लैबरगैस्टेड को भी एडजेक्टिव के रूप में देख लो, वैसे फ्लैबरगैस्ट है वो वर्ब होती है, फिशी है वो एडजेक्टिव है और ट्रिब्यूलेशन है वो नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं इनके मीनिंग क्या है। अनअर्थ का मतलब होता है भाई अर्थ, पृथ्वी। अनअर्थ मतलब पृथ्वी के भीतर जो है बाहर निकालना, मीन्स जो चीज छिपी हुई है उसको बाहर निकालना। तो इसके लिए रिवील हो सकता है उजागर करना, या फिर डिस्क्लोज भी हो सकता है, या फिर देखो इसका ये भी हो सकता है कि अनअर्थ मतलब बाहर निकालना, खुदाई करके बाहर निकालना, तो उसको एक्ज्यूम बोलते हैं। एक्ज्यूम या डिसइंटर ये भी हो सकता है, खुदाई करके बाहर निकालना, डिसइंटर, ठीक है। तो खुदाई करके बाहर निकालना भी होता है, या छिपी हुई चीजों को उजागर करना, सामने लेकर आना, ये सब भी हो सकता है। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब अद्भुत होता है ना। अद्भुत मीन्स अमेजिंग कह सकते हो, ठीक है। सरप्राइजिंग कह सकते हो, सरप्राइजिंग।
शानदार के लिए यूज करते हैं, स्पेक्टेक्युलर कह सकते हो, ठीक है, जो भी शानदार है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, वो स्टनिंग है। पग्नेशियस का मतलब झगड़ालू होता है, तो इसके लिए क्वेरलसम यूज किया जा सकता है। झगड़ालू के लिए आप कैंटन कैरस भी यूज कर सकते हो, कैंटन कैरस झगड़ालू। बेलिकोज यूज कर सकते हो, ये झगड़ालू के लिए। फिर फ्लेबरगैस्टेड का मतलब होता है अचंभित, आश्चर्यचकित, तो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड कहा जा सकता है। आश्चर्यचकित के लिए एस्टोनिश्ड कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप क्या कह सकते हो इसको, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड कह सकते हो, या स्टन्ड कह सकते हो। ये अचंभित, आश्चर्यचकित, ये सब मीनिंग है। फिर फिशी का मतलब होता है संदेहास्पद, फिशी संदेहास्पद, तो डाउटफुल, डाउटफुल, या फिर इसको कह सकते हो सस्पिशियस, सस्पिशियस, संदेहास्पद। ट्रिब्यूलेशन का मतलब पीड़ा होता है, कष्ट होता है, तो ट्रिब्यूलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो सफरिंग, पीड़ा, कष्ट, पैंग कह सकते हो, पीड़ा या कष्ट, ठीक है। अनर्थ का मतलब उजागर करना है, जो छिपी हुई चीजें हैं उसको बाहर निकालना है। और इसके बाद में ये जो रिवील, एक इसका पृथ्वी मतलब भीतर, जमीन से भीतर से खुदाई करके बाहर निकालना भी होता है। स्टनिंग का अद्भुत, आश्चर्यजनक, शानदार। पग्नेशियस का झगड़ालू। फ्लेबरगैस्टेड का अचंभित, आश्चर्यचकित। फिशी का मतलब होता है डाउटफुल, सस्पिशियस। और ट्रिब्यूलेशन जो वर्ड है इसका मतलब पीड़ा या फिर कष्ट। ये सब इसके मीनिंग है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या मीनिंग ये सेंटेंस में देता है। तो अ प्राइवेट डिटेक्टिव हैज अनअर्थ सम फ्रेश एविडेंस, तो कह रहा है कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसने कुछ फ्रेश एविडेंस, कुछ नए सबूत यहाँ पे, कुछ नए साक्ष्य यहाँ पे अनर्थ किए, उजागर किए, ठीक है। अ स्टनिंग व्यू, एक ऐसा दृश्य है जो बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। आई फाउंड हिम पग्नेशियस एंड एरोगेंट, मैंने उसे पाया, कैसा पाया, झगड़ालू है, एरोगेंट है। पग्नेशियस का मतलब झगड़ालू होता है, एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है। शी इज फ्लेबरगैस्टेड बाय द होल अफेयर, वो पूरे के पूरे मामले से, होल अफेयर से, पूरे मामले से फ्लेबरगैस्टेड हो गई, मतलब अचंभित हो गई, सरप्राइज्ड रह गई। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हियर, यहाँ कुछ ना कुछ संदेहास्पद चल रहा है, कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो वो वाली कहानी है इसमें। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हियर। द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो भी पीड़ा या कष्ट है आधुनिक जीवन के, उसके लिए कहा गया है ट्रिब्यूलेशंस। ट्रिब्यूलेशंस का मतलब पीड़ा या कष्ट, तो आधुनिक जीवन की पीड़ा या कष्ट, ठीक है। तो अनर्थ का देखा हमने, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, डिसइंटर करना, एक्ज्यूम करना। स्टनिंग का देखा हमने, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग कह सकते हो, एस्टोनिशिंग भी कह सकते हो, अमेजिंग भी कह सकते हो, स्पेक्टेक्युलर भी कह सकते हो। पग्नेशियस है, झगड़ालू को बोलते हैं, तो क्वेरलसम कहा जा सकता है, कैंटन कैरस कहा जा सकता है, बेलिकोज कहा जा सकता है। फ्लेबरगैस्टेड का एस्टोनिश्ड हो सकता है, सरप्राइज्ड हो सकता है, स्टन्ड हो सकता है। फिशी है, फिशी का सस्पिशियस हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, ठीक है। ये सब संदेहास्पद के लिए यूज करते हैं। और यहाँ ट्रिब्यूलेशन है तो पीड़ा या कष्ट, सफरिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, पेन भी हो सकता है इसका। अब इसके आगे कुछ वर्ड्स और देखते हैं। देखो इस स्लाइड में क्या क्या चीजें हैं, यहां देखते हैं। तो ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपार्डाइज हिज करियर, तो जेपार्डाइज यहां पे देखना है आपको। इसके बाद इससे नीचे वाले में पारसी मनी देखना है। फिर इसके बाद में यहां पे देखना है आपको ऑब्ट्यूज। फिर यहां देखना है आपको वर्ड ऑफ। ये कुछ वर्ड्स और सीखने हैं, ठीक है। तो पहले तो नोट कर लेते हैं वर्ड्स। देखो 16 से 17 से हैं, कौन कौन से वर्ड्स थे। वर्ड थे जेपार्डाइज, पार्सिमनी, ऑब्ट्यूज, वर्ड ऑफ। जेपार्डाइज, पार्सिमनी, ऑब्ट्यूज, एक और क्या था, वर्ड ऑफ, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो सेंटेंस देख के पता लगता है पार्ट ऑफ स्पीच का। वैसे कभी रटने की कोशिश मत करना, जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका यूज करना है पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए। सेंटेंस के हिसाब से ही पार्ट ऑफ स्पीच निकालें हमेशा। ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपार्डाइज हिज कैरियर, टू के साथ V0 है, ये वर्ब है, ठीक है। हिज फादर्स पार्सिमनी, अपोस्ट्रोफी के बाद जो वर्ड आ रहा है, अपोस्ट्रोफी के बाद जो कुछ भी आएगा वो नाउन होगा, तो ये यहाँ पे नाउन है जेनिटिव केस में, पार्सिमनी नाउन है। ऑब्ट्यूज है वो आप कह सकते हो एडजेक्टिव। द आंसर इज ऑब्वियस, कि आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। और आर यू बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज, डेलिबरेटली एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव है,
ठीक है। फिर लास्ट वाला है टू वार्ड ऑफ, तो टू के साथ ये वर्ब है और वैसे इसको फ्रेजल वर्ब कहा जा सकता है वार्ड ऑफ को, ठीक है। तो ये देखो अब, तो यहां पे पहला जो दे रखा आपको ये तो हो गया वर्ब, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव और ये भी क्या हो गया, ये फ्रेजल वर्ब या फिर वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेपोजिशन लग रहा है साथ में इसके, है ना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुड़ के फ्रेजल वर्ब बनाती हैं। अब जेपर्डाइज जो होता है वो खतरे में डालना होता है, तो इसको एंडेंजर कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो, एंडेंजर। फिर पार्सिमनी है, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, तो कंजूसी को माइजरलीनेस कह सकते हो, ठीक है। इसका आप स्टिंजीनेस कह सकते हो, स्टिंजीनेस कहने का मतलब ये स्टिंजी है, माइजरली है, निगर्डली है, उसमें नेस लगा दीजिए, नाउन बना दीजिए उसको, नाउन है ये। और इसको आप कह सकते हो निगर्डलीनेस कह दीजिए, निगर्डलीनेस, निगर्डली, एक मिनट, निगर्डलीनेस यहां लिख देता हूं, निगर्डलीनेस, कंजूसी, ठीक है। फिर है फ्रूगैलिटी भी होता है यहां पे, फ्रूगैलिटी भी कर सकते हो, फ्रूगैलिटी, कंजूसी, मितव्ययता। फिर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब मूर्ख होता है, स्टूपिड या फिर डंस कह सकते हो, मंद बुद्धि होता है, स्लो विटेड, स्लो विटेड, ये सब। और वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचाना, बचना, अवॉइड, प्रिवेंट, ठीक है, स्टाव ऑफ, एवर्ट, टालना, बचना, ये सब मीनिंग देता है। हिंदी में बता देता हूं फिर से, जेपर्डाइज का मतलब खतरे में डालना है। अच्छा, एंडेंजर लिखा मैंने, इम्पेरिल भी लिख लो इसमें, इम्पेरिल, खतरे में डालना, ठीक। पार्सिमनी का मतलब कंजूसी है, ऑब्ट्यूज का मतलब मूर्ख है, वार्ड ऑफ का मतलब बचना है या टालना है, ये सब मीनिंग देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि सेंटेंसेस में क्या मीनिंग देगा ये। तो यहां सेंटेंसेस में मीनिंग देगा, देखो कह रहा है ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपर्डाइज हिज करियर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कभी भी जो उसके करियर को खतरे में डाल दे, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके करियर को खतरे में डाल दे। हर फादर्स पार्सिमनी वाज वेल नोन, उसके पिता की कंजूसी जग जाहिर थी, सब जानते थे। द आंसर इज ऑब्वियस, आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। और आर यू बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज, या फिर आप जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, इंटेंशनली, विलिंगली, क्या आप जानबूझकर ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। और लास्ट में है ही यूज्ड हिज अम्ब्रेला, उसने अपना छाता, अपना अम्ब्रेला यूज किया, किस लिए, टू वार्ड ऑफ द फियर्स सन। फियर्स सन का मतलब, वैसे फियर्स का मतलब भयानक, होरिबल, होरिड, ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो गया बहुत तेजी से चमक रहा वो सूरज है, काफी तेज रोशनी जिस सूरज की आ रही है, उससे बचने के लिए, उस रोशनी से बचने के लिए, उस धूप से बचने के लिए उसने अपने छाते का प्रयोग किया। तो बचना है ना, ये अवॉइड, ये सब बताया था मैंने। जेपर्डाइज का मतलब इम्पेरिल या एंडेंजर है। पार्सिमनी कंजूसी है, तो फिर निगर्डलीनेस, स्टिंजीनेस, है ना, या फिर आप कोई भी कंजूसी नामक वर्ड जो भी हो आपके दिमाग में, उन सब के अंदर नेस लगा दो, नाउन बना दो उसको, कंजूस का जो भी वर्ड आपको आता हो। ऑब्ट्यूज का मूर्ख होता है तो स्टूपिड होता है, स्लोविटेड होता है, डंस होता है। वार्ड ऑफ का बचना होता है तो अवॉइड हो सकता है, या फिर आप इसको कर सकते हो क्या, अवॉइड के अलावा वार्ड ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हो प्रिवेंट, ठीक है, या फिर आप इसके लिए जो भी बचने लायक वर्ड हैं, ठीक, जैसे एस्केप भी कर सकते हो, तो जो भी स्टाव ऑफ भी कर सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो 20 वर्ड्स आपने देखे हैं ना, उनका मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। देखो, ये रिवीजन जितनी बार करोगे उतना बेहतर, आगे और वर्ड्स देखेंगे। अब ओडियस है, ओडियस का घृणित है, तो इसका डिस्गस्टिंग कह सकते हो। ओडियस का डिस्गस्टिंग होता है, घृणित होता है, रेपेलेंट होता है, रिपग्नेंट होता है, हेटफुल होता है। विविड है, वो क्लियर हो सकता है, टेलिंग हो सकता है, स्पष्ट के अर्थ में, डिटेल्ड भी हो सकता है। रिसीड का पीछे हटना होता है, तो पीछे हटने के लिए गो बैक कर सकते हो, पीछे हटने के लिए रिट्रीट कर सकते हो, या कम होना डिमिनिश, रिड्यूस, डिक्रीज, ये सब कर सकते हो। गार्निश, गार्निश का एम्बेलिश होता है, मेरे साथ साथ रिपीट करोगे आपको आ जाएगा। डेकोरेट होता है, एडोर्न होता है, सजाना। सकम का है घुटने टेकना, तो सरेंडर कह सकते हो, कैपिचुलेट कह सकते हो, या फिर आप इसके लिए केव इन भी एक वर्ड होता है, केव इन भी यूज कर सकते हो। घुटने टेकने वाले यील्ड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब प्रशंसा करना है, तो प्रेज, एडमायर, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप इसको एक्सटोल कर सकते हो।
फिर ग्रेटिफाई है, संतुष्ट करना है तो प्लीज या सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर डिफाई है, चुनौती देना, मीन्स किसी की आज्ञा का पालन ना करना, तो डिसओबे कर सकते हो। फ्लाई इन द फेस ऑफ कर सकते हो, फ्लाउट कह सकते हो। कंटामिनेट, प्रदूषित करना है तो पल्यूट कह सकते हो या डिफाइल कर सकते हो, या फिर आप इसको एडल्टरेट कह सकते हो। ग्रेगेरियस का सोशल होता है, कन्वीवियल होता है, अफेबल होता है। इसके बाद में अनर्थ है, अनर्थ का डिसेंटर होता है, एक्ज्यूम होता है, खुदाई करके बाहर निकालना या रिवील, डिस्क्लोज, उजागर करना। स्टनिंग का अद्भुत है तो एस्टोनिशिंग कह सकते हो, अमेजिंग कह सकते हो, स्पेक्टेक्युलर कह सकते हो, सरप्राइजिंग कह सकते हो। पग्नेशियस का झगड़ालू होता है तो कैंटन कैरस, क्वेरलसम, बेलिकोज, बेलिजरेंट भी होता है। फ्लेबरगेस्टेड का सरप्राइज्ड होता है, एस्टोनिस्ड होता है। ठीक है, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। जो भी अचंभित वाले वर्ड हैं, एस्टोनिश, सरप्राइज, स्टन्ड, स्टार्टल्ड, ये सब फिशी है वो संदेहास्पद को बोलते हैं, तो सस्पिशियस होता है, डाउटफुल होता है। ट्रिबुलेशन का पीड़ा या कष्ट तो सफरिंग या पैंग कह सकते हो। इसके बाद में जेपार्डाइज है, खतरे में डालना है तो इंपेरिल या एंडेंजर होता है। पार्सिमनी का कंजूसी है तो निगर्डलीनेस, स्टिंजीनेस, है ना, टाइट पिंचिंग भी हो सकता है। ऑप्ट्यूज का मूर्ख होता है तो स्टूपिड कह सकते हो, स्लो विटेड कह सकते हो, डंस कह सकते हो। वार्ड ऑफ का बचना है तो प्रिवेंट कह सकते हो, स्टाव ऑफ कह सकते हो, या फिर आप इसके लिए एवर्ट यूज कर सकते हो। तो ये 20 वर्ड्स हैं, इससे आगे और वर्ड्स हम देखते हैं अभी। इस स्लाइड में वर्थवाइल है, परव्यू है, स्पूरियस है, सब्सटेंशियल है और फोरवार्न है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या इनका मीनिंग है। तो अब स्टार्ट करते हैं 21 से। 21 से हमें देखना था कौन कौन सा, एक तो वर्थवाइल, एक परव्यू, एक स्पूरियस। वर्थवाइल, वर्थवाइल, एक देखना है परव्यू, एक देखना है स्पूरियस, और दो वर्ड क्या थे, एक देखना आपको सब्सटेंशियल, एक फोरवार्न, सब्सटेंशियल, और एक देखना है फोरवार्न। तो ये 5 नए वर्ड्स। पहले इनका जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे आपको। सेंटेंस देखिए, पहले में द स्टडी डिड नॉट प्रोड्यूस एनी वर्थवाइल रिजल्ट्स। देखो मैंने बताया कि डिटर्मिनर है एन, एनी। डिटर्मिनर के बाद जो वर्ड्स दे रखे हैं वो काउंट करिए, 1 और 2। तो 2 वर्ड्स हैं तो पहला वर्ड एडजेक्टिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नाउन। तो वर्थवाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर परव्यू है, ये नाउन है क्योंकि द के बाद में दे रखा है, आगे तो प्रेपोजिशन लग गया, तो हम 2 वर्ड्स तो काउंट नहीं कर सकते हैं। 3 वर्ड्स तो सीरीज में होते हैं, वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, यही काउंट कर सकते हैं। तो परव्यू यहाँ पे नाउन है, ठीक है। फिर ये स्पूरियस है, वो एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है। सब्सटेंशियल है, वो यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ए दे रखा है, तो 1 2 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स है तो पहला नाउन है, इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, इसका मॉडिफायर एडवर्ब है। फिर लास्ट वाला वर्ड है वो हेड, फोरवार्न, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लिए इसके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके मीनिंग बताता हूं आपको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्थवाइल तो एडजेक्टिव हुआ, वर्थवाइल तो हो गया एडजेक्टिव। परव्यू है, ये हो गया आपका नाउन। स्पूरियस हो गया एडजेक्टिव। सब्सटेंशियल है, ये हो गया एडजेक्टिव। और फोरवार्न है, ये हो गया वर्ब। अब इनके मीनिंग, तो वर्थवाइल का मतलब लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है, हेल्पफुल होता है। तो वर्थवाइल का आप हेल्पफुल कर सकते हो, या फिर इसका प्रॉफिटेबल कर सकते हो, प्रॉफिटेबल, या फिर यूजफुल कर सकते हो, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो उपयोगी, लाभदायक, सहायक, ये सब इसके मीनिंग होंगे, ठीक है। वर्थवाइल का मतलब जो उपयोगी हो, जो आपके काम में आने योग्य हो। हेल्पफुल कर सकते हो, प्रॉफिटेबल कर सकते हो, यूजफुल कर सकते हो। दूसरा है परव्यू। परव्यू का मतलब होता है स्कोप, या फिर आप कह सकते हो रेंज, या फिर कर सकते हो एम्बिट, मतलब क्षेत्र को बोलते हैं परव्यू। क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है उसके लिए स्पेयर भी यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। स्पेयर, SPHERE, तो ये सब क्षेत्र के लिए यूज करते हैं। फिर स्पूरियस है, स्पूरियस का मतलब जाली या नकली होता है, तो फेक कर सकते हो। शैम हो सकता है जाली नकली के लिए, फोर्जरी हो सकता है, ठीक है। तो ये जाली या नकली, जो ऑथेंटिक इसका एंटोनिम होता है, असली जो होता है वो ऑथेंटिक होता है, ये फेक है, ये जाली है, नकली है। फिर सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब बहुत बड़ा होता है। कंसिडरेबल इसका एक सिनोनिम हो सकता है, और इसके लिए आप सिग्निफिकेंट भी यूज कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिर फोरवार्न है, फोरवार्न का मतलब चेतावनी देने को बोलते हैं। चेतावनी देना, इसका मतलब यहाँ पे आप पहले चेतावनी देने को बोलते हैं प्री वार्न।
पहले से किसी को चेतावनी देने को बोलते हैं, अलर्ट करना, किसी को पूर्व चेतावनी देना, ये सब मीनिंग है। ठीक है, अब इसके हिंदी मीनिंग समझ लो, उसके बाद में एग्जाम्पल सेंटेंसेस में क्या सेंटेंस का मीनिंग होगा वो जानेंगे। तो यहाँ पे वर्थवाइल का मतलब लाभदायक है, उपयोगी है। परव्यू का मतलब क्षेत्र को बोलते हैं। स्पूरियस का मतलब जाली या नकली है। फिर सब्सटेंशियल का मतलब बहुत बड़ा है। और फोरवार्न का मतलब है पहले से चेतावनी देना, अलर्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस में इनका मीनिंग कैसे कैसे, सेंटेंस क्या मतलब मीनिंग देगा इन वर्ड्स के होते हुए। देखो, पहला कह रहा था स्टडी डिड नॉट प्रोड्यूस एनी वर्थवाइल रिजल्ट्स, तो जो भी अध्ययन हुआ उसने कोई भी उपयोगी या बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए। ठीक है, जो अध्ययन हुआ उससे कोई रिजल्ट जो निकला वो उपयोगी नहीं था, वो लाभदायक नहीं था, ये इसका मतलब हुआ। दूसरा है दैट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द कोर्ट, तो ये परव्यू का मतलब क्षेत्र है, तो ये कोर्ट के क्षेत्र के परे था, ये परव्यू के परे था। तो दैट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के परव्यू के परे था। फिर इसके बाद, अच्छा मैंने एक वर्ड छोड़ दिया यहाँ पे, ये और देख लीजिए भाई, ये एक वर्ड मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, नेबुलस भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो वर्ड है नेबुलस, कोई बात नहीं, देखो बस थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो रहा है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखे थे हमने ना, इनमें नेबुलस कितने नंबर पे था वो देख लो एक बार आप। नेबुलस था आपका 23 नंबर पे, तो ये 24, 25 और 26 मैंने लिख दिए हैं, है ना। तो कभी आप इसको पीडीएफ को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना भाई। 24, 25, 26 ये मैंने लिखे हैं पहले, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, एक 23 बीच में रह गया, तो 23 में यहां लिख देता हूं नेबुलस। नेबुलस एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें भी देखो OUS दे रखा है आपको। ठीक है, और इसका मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट। तो जो हेजी हो या अनक्लियर हो, जो स्पष्ट नहीं हो, जो ऑब्सक्योर हो, जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो, उसे कहते हैं नेबुलस। लिख लीजिएगा, हेजी, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, धुंधला या अस्पष्ट। आ जाते हैं फिर से सेंटेंसेस में, और सेंटेंस में आपका 23 का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा भाई। 22 का तो देख लिया कि यह जो था कोर्ट के क्षेत्र के परे था, मतलब कोर्ट के अधिकारों में वो चीज नहीं आती है, ये कहना चाह रहा है। फिर है इट इज अ नेबुलस कॉन्सेप्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नेबुलस है, मतलब एक अस्पष्ट सा कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट में, ये कहना चाह रहा है। फिर है स्पूरियस फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? विश्लेषण। तो विश्लेषण के लिए जो फ्रेमवर्क बनाई गई है, मतलब एक ढांचा, एक पूरा जो आउटलाइन बनाई गई है, वो स्पूरियस है, वो जाली है, वो नकली है, वो वास्तविक नहीं है, ये कहना चाह रहा है। फिर दैट इज अ वेरी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द करंट सिचुएशन, तो कह रहा है कि वर्तमान स्थिति में एक बहुत ही बड़ा सुधार आया है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया है, बहुत बड़ा सुधार आया है, ये कहना चाह रहा है। और लास्ट वाला, द बुक हैड फॉरवर्ड मी ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो बुक ने मुझे चेतावनी दी थी कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्या मेरे साथ आगे होने वाला है, उसके लिए मुझे अलर्ट किया था बुक ने, ये ट्रांसलेशन है। अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूं। तो वर्थवाइल शब्द है, वर्थवाइल का मतलब होता है यूजफुल या बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल या हेल्पफुल। परव्यू का मतलब जो नाउन है, इसका मतलब रेंज है, इसका मतलब स्कोप है, इसका मतलब एम्बिट है, इसका स्पेयर है। नेबुलस है, हेजी है, अनक्लियर है, ठीक है, जो अस्पष्ट को बोलते हैं ऑब्सक्योर को कहते हैं। स्पूरियस है, जाली नकली को बोलते हैं, तो फोर्जरी होता है, फेक होता है, शैम होता है, काउंटरफीट भी होता है। लेकिन मैं जो उपयोगी वर्ड्स हैं बहुत हैं, इतने वर्ड्स भी याद कर लें आप, काफी सारे होते हैं। खैर, सब्सटेंशियल का एक सिग्निफिकेंट होता है, कंसिडरेबल होता है, बहुत बड़े को बोलते हैं। फिर फोरवार्न है, अलर्ट को बोलते हैं, या फिर प्री वार्न करने को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने 6 चीजें और सीखी हैं। अगले में आ जाएं, तो यहां नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या क्या सीखना है। मैंने कहा था कि आज की सेशन में बहुत सारे वर्ड आप सीखेंगे, और यकीन मानिए अगर आपने लास्ट तक बने रहे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स याद भी रह जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सहित, और आपने डेफिनेटली सेंटेंसेस में यूज करना भी यहां पे सीखा है। तो यहां आपको समझना है क्या, नेक। इसके बाद ये दूसरा है, यहां पे सीखना है प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद में यहां पे सीखना है आपको पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है। अगला वर्ड है वो है गॉडी, इससे अगला वर्ड है वो इंटरिम है, इससे नेक्स्ट वर्ड है वो है टेनेट। तो ये सब कुछ वर्ड्स आपको यहां पे सीखने हैं। तो देखते हैं, देखो तो यहां पे अब 27 से ये ना 27 से देखते हैं। तो 27 से जो वर्ड्स आपको देखने हैं वो वर्ड्स हुए नेक, प्रोजेक्ट, प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव, नेक। फिर 28 का है प्रोजेक्ट, फिर 29 का है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। इसके बाद में वर्ड आपको देखना है कौन सा, इसके बाद आपको देखना है
28 29 हो गया, 30 में है गॉडी इंटरिम टेनेट। एक देखना है गॉडी, एक देखना है इंटरिम, और एक वर्ड देखना है टेनेट। ठीक है, अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस पढ़ने पर पता लगेंगे आपको। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए इसके। पहला है नेक, ही हैज गॉट द नेक। द के बाद दे रखा है तो नाउन हो गया कि नहीं? आर्टिकल के बाद शब्द है नाउन, क्योंकि देखो आगे प्रपोजिशन है तो इसलिए हम आगे काउंट नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ पे नाउन है तो इसका मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव हो गया, तो प्रोजेक्ट एडजेक्टिव है। यहाँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है तो ए के बाद दो शब्द हैं तो ये नाउन है, दूसरा शब्द, पहला शब्द एडजेक्टिव होगा। गॉडी है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो हैट यहाँ पे नाउन है, फिर इसका कलर बता रखे हैं, फिर ये गॉडी दे रखा है ए के बाद में, तो जब नाउन पहले दे रखा है तो इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी देखो आर्टिकल है, डिटरमिनर है, दो शब्द हैं तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और लास्ट वाले में देखो टेनेट, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है तो टेनेट में द डिटरमिनर है, इसके बाद एक दो आगे तो प्रेपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा। तो नेक नाउन है, प्रोजेक्ट एडजेक्टिव है, पर्सपेक्टिव नाउन है, गॉडी एडजेक्टिव है, इंटरिम एडजेक्टिव है, टेनेट यहाँ पे नाउन है। तो देखते हैं, लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके मीनिंग क्या है वो देखते हैं। नेक है वो नाउन है, प्रोजेक्ट है वो एडजेक्टिव है, फिर पर्सपेक्टिव है वो नाउन है, गॉडी एडजेक्टिव है, फिर इंटरिम है वो एडजेक्टिव है, और टेनेट यहाँ पे नाउन है। अब इनके मीनिंग देखो। पहला है नेक, नेक का मतलब स्किल होता है, नेक का मतलब एबिलिटी होता है, तो एबिलिटी या स्किल को बोलते हैं नेक। ठीक है, कुशलता, क्षमता, दक्षता, एड्रोइटनेस भी कह सकते हो, एड्रोइटनेस। ठीक है, कुशलता। फिर प्रोजेक्ट का मतलब होता है नीरस या उबाऊ किस्म का, नीरस चीज हो, उसको अनइंटरेस्टिंग कह सकते हो, अनइंटरेस्टिंग, या फिर बैनल कहा जा सकता है, जो अरुचिकर हो। हमड्रम भी कह सकते हो, हमड्रम, अरुचिकर, उबाऊ, नीरस। फिर है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, आप कह सकते हो इसको आपका व्यू पॉइंट, आपका नजरिया, तो व्यू पॉइंट कहा जा सकता है। इसके बाद इसको आप स्टैंड पॉइंट भी कह सकते हो, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, आपका आउटलुक कह सकते हो। ठीक है, नजरिया, ये नजरिए के लिए काम, दृष्टिकोण कह सकते हो। गॉडी है, गॉडी का मतलब भड़कीला होता है, भड़कीले के लिए एक वर्ड होता है गैरिश, काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अलावा बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही चमकीला हो, उसको भी कह सकते हो गैरिश। फिर इंटरिम है, इंटरिम का मतलब अंतरिम होता है, मतलब अस्थाई होता है, तो टेम्परेरी, तो टेम्परेरी इसका एक मीनिंग होगा। इसके अलावा इसके लिए आप यूज कर सकते हो अस्थाई के लिए क्या, इंटरिम का अस्थाई है तो टेम्परेरी, या फिर प्रोविजनल कह सकते हो, प्रोविजनल, अस्थाई। फिर टेनेट का मतलब सिद्धांत है, अब सिद्धांत के लिए कौन सा यूज करोगे, प्रिंसिपल। टेनेट का मतलब सिद्धांत तो प्रिंसिपल, डोगमा कह सकते हो। ठीक है, बिल, इसका आप डॉक्ट्राइन कह सकते हो, प्रिसिप्ट कह सकते हो, तो ये सब सिनोनिम होंगे इसके। ठीक है, प्रिंसिपल, डोगमा, डॉक्ट्राइन, प्रिसिप्ट। तो पहले का मीनिंग तो है दक्षता, कुशलता। प्रोजेक्ट का मतलब नीरस है, फिर पर्सपेक्टिव का मतलब है व्यू पॉइंट, मतलब दृष्टिकोण, आपका नजरिया। गॉडी का भड़कीला है, इंटरिम है वो अस्थाई है, टेनेट का मतलब सिद्धांत है। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग है। अब देखते हैं सेंटेंस में इसके मीनिंग क्या होंगे। तो सेंटेंस देखिए, ही गॉट द नेक ऑफ गेटिंग पीपल टू लिसन, तो उसके पास कुशलता थी, उसने कुशलता प्राप्त कर ली थी कि लोग उसकी बात सुने। फिर प्रोजेक्ट लैंग्वेज कैन कन्वे द एक्सपीरियंस, तो एक नीरस सी भाषा जो है वो एक एक्सपीरियंस कन्वे नहीं कर सकती, कि आपका अनुभव क्या है वो बता नहीं सकती अगर आप नीरस भाषा का यूज करते हैं तो। ही राइट्स फ्रॉम ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वह लिखता है, और किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से लिखता है, तो इस नजरिए से लिखता है, मार्क्सवादी नजरिए से लिखता है। फिर है गॉडी ऑरेंज एंड पर्पल हैट, गॉडी का मतलब भड़कीला है, तो एक भड़कीली सी कैप है ऑरेंज और पर्पल कलर की। एन इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम का अस्थाई है तो एक अस्थाई रिपोर्ट है। और ये लास्ट वाला है, इसका मतलब सिद्धांत है, तो नॉन वायलेंस इज द सेंट्रल टेनेट ऑफ देयर फेथ, तो अहिंसा जो है वो उनका जो भी एक विश्वास है उसमें सबसे मतलब मुख्य सिद्धांत जो है वो टेनेट, मतलब जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, अहिंसा है। अब नेक है, नेक का मतलब कुशलता, दक्षता हमने देखा, तो एड्रोइटनेस, स्किल कह सकते हो, एड्रोइटनेस कह सकते हो, एक्सपर्टनेस भी कहा जा सकता है, एबिलिटी भी कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट का नीरस है तो नीरस का हमड्रम कह सकते हो, बैनल कह सकते हो, अनइंटरेस्टिंग हो सकता है। पर्सपेक्टिव का नजरिया है तो नजरिए का आउटलुक हो सकता है, स्टैंड पॉइंट हो सकता है, व्यू पॉइंट हो सकता है। फिर गॉडी का गैरिश या ब्राइट है, इंटरिम का प्रोविजनल है, या फिर आप इंटरिम के लिए यूज कर सकते हो टेम्परेरी।
टेनेट है, इसका मतलब सिद्धांत है, तो प्रिंसिपल, डोगमा, डॉक्ट्राइन, प्रिसिप्ट, ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगले वर्ड्स देखें तो नेक्स्ट वर्ड्स हैं आपके 33 से देखने हैं ना, तो 33 से देखो आप केवल जो बता रहा हूं उतना ही नहीं सीख रहे, साथ साथ में कितने सारे सिनोनिम्स आप सीख रहे हो इस सेशन में, बहुत सारी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, काफी ज्यादा प्रश्न मतलब यहां से आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। प्लंडर, प्लंडर का मीनिंग सीखना है आपको, सीखना है एंटेंगल का मीनिंग, फिर आपको सीखना है यहां पे एंश्यू का मीनिंग। ठीक है, यहां पे सीखेंगे आप अपराइज का मीनिंग क्या है, फिर इसके बाद में यहां सीखेंगे आप हेंचमैन। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स और हैं 1 2 3 4 5। तो देखो 33 से देखिए कौन कौन से वर्ड थे। तो 33 से वर्ड्स हैं प्लंडर, एंटेंगल, एंश्यू। प्लंडर, फिर एंटेंगल, फिर एंश्यू, फिर देखना है आपको प्लंडर, एंटेंगल, एंश्यू के बाद अप्राइज और हेंचमैन। अप्राइज और एक वर्ड देखना है हेंचमैन। अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं वो देखो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो सेंटेंस दे रखा है आपको, उसमें कह रहा है दे प्लंडर्ड, मतलब ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वैसे भी देखो एंड के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो एंड के दोनों तो सेम चीजें लगती हैं, तो जब ये वर्ब है तो ये भी वर्ब है, फिर ये भी वर्ब है क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, फिर नीचे वाले सेंटेंस में ये भी वर्ब है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है एंश्योर्ड, फिर यहाँ पे ये भी वर्ब है क्योंकि यहाँ पे बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है अप्राइज, हालांकि ये तो एडवर्ब बीच में आ गया और ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो अप्राइज वर्ब है। फिर इसके बाद हेंचमैन है, तो ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगाते हैं, तो हेंचमैन यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो यहाँ आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लिए, आप लगातार सुनते जाओगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद निकालना सीख जाओगे। प्लंडर यहाँ पे वर्ब है, एंटेंगल वर्ब है, एंश्यू वर्ब है, अप्राइज वर्ब है, हेंचमैन नाउन है। कहां पर जो सेंटेंसेस दे रखे थे उनकी बात मैं कर रहा हूं, और उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको आंसर देना है। तो प्लंडर का लूट खसोट करना होता है, तो लूट कह सकते हो, पिलेज कह सकते हो, रोब कह सकते हो। लूटना, पिलेज, या फिर आप यहां पे क्या कह सकते हो, लूट, पिलेज या रोब। लूट खसोट करने को बोलते हैं प्लंडर। एंटेंगल का मतलब होता है जाल में फंसाना, जाल में फंस जाना, तो स्नेयर कह सकते हो, एनस्नेयर कह सकते हो, या फिर स्नाल कह सकते हो, या फिर आप इसके लिए एनमैश कह सकते हो, जाल में फंसना। ठीक है, एंश्यू है, एंश्यू का मतलब परिणाम स्वरूप घटित होना, तो इसके लिए फॉलो यूज किया जा सकता है। इसके लिए फिर आप यूज कर सकते हो फॉलो के अलावा आप यूज कर सकते हो रिजल्ट, परिणाम स्वरूप घटित होना, कॉन्सेक्वेंस, मतलब परिणाम को ही बोलते हैं कॉन्सेक्वेंस, या फिर डेवलप भी हो सकता है, इस रूप में विकसित होना, इस रूप में सामने आना। फिर अप्राइज है, अप्राइज का सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, तो इसके लिए इन्फॉर्म कह सकते हो या फिर टेल कह सकते हो। सूचित करना, नोटिफाई करना, बताना, ठीक है, किसी चीज के बारे में सूचना देना। फिर हेंचमैन का मतलब सेवक होता है, सेवक के लिए आप यूज कर सकते हो एड, AIDE, जो सपोर्टर होते हैं, सपोर्टर कह सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब आपके लिए हेल्प करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं हेंचमैन। तो एड, सपोर्टर, ये सब, असिस्टेंट भी कह सकते हो, असिस्टेंट, सहयोगी, तो ये सब हो जाएंगे इसके मीनिंग। ठीक है, एड, सपोर्टर, असिस्टेंट। तो प्लंडर का मतलब लूट खसोट करना है, एंटेंगल का जाल में फंसाना है, एंश्यू का मतलब परिणाम स्वरूप घटित होना है, अप्राइज का सूचित करना है, और हेंचमैन का सेवक है, सहयोगी है, सहायक है, ये सब मीनिंग है। अब देखते हैं इनके मीनिंग क्या निकलते हैं सेंटेंसेस में। हालांकि मीनिंग तो ये निकलेंगे, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो कह रहा है दे प्लंडर्ड एंड बर्न द टाउन, उन्होंने प्लंडर किया, लूट खसोट करी, बर्न का जलाना होता है, और टाउन को जला दिया। पहले तो लूट खसोट करी टाउन में और फिर टाउन को जला दिया। द डोर हैंडल द हैड एंटेंगल्ड हिमसेल्फ, तो डोर हैंडल जो है वो फंस गया, किसमें, स्ट्रैप ऑफ हर बैग, उसके बैग का जो पट्टा था, स्ट्रैप था, उसमें वो फंस गया। फिर आगे कह रहा है कि अ ब्रीफ बट वायलेंट स्कफल एंश्यूड, एक छोटी लेकिन बड़ी हिंसक, स्कफल का लड़ाई होता है, इसके मीनिंग भी नोट कर लें आप। स्कफल का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, तो स्कफल के लिए आप हाथापाई को बोलते हैं, तो एक तो बिकरिंग कह सकते हो उसके लिए आप, बिकरिंग, या फिर ऑल्टरकेशन कह सकते हो, झगड़ा।
ऑल्टरकेशन, CATION, ऑल्टरकेशन, ठीक है। झगड़े को बोलते हैं क्या? स्कफल। तो एक बहुत ही छोटी लेकिन हिंसक लड़ाई परिणाम स्वरूप घटित हुई, एंश्यू हुई, मतलब रिजल्ट निकला ये। फिर कह रहा है हैव द कस्टमर्स बीन फुली अप्राइज्ड, तो कस्टमर्स को क्या पूरी तरीके से सूचित कर दिया गया है? एडवांटेज अप्राइज इन्फॉर्म करना है, तो क्या उनको नोटिफाई कर दिया गया है? क्या उनको बता दिया गया है? क्या उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है? और ही ट्राइड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द डर्टी डीड्स कैरिड आउट बाय हिज हेंचमैन, और उसने कोशिश करी कि वो दूरी बना के रखेगा उन गलत कार्यों से, उन गंदे कार्यों से जो गंदे कार्य उसके सेवक के द्वारा किए गए थे। तो यहां पे प्लंडर का लूट खसोट करना था, पिलेज कहते हैं, रोब कहते हैं, लूट कहते हैं। एंटेंगल का जाल में फंसना होता है, एनस्नेयर, स्नेयर, स्नाल या फिर एनमेश। स्कफल का झगड़ा है, लड़ाई है, बिकरिंग, अल्टरकेशन, फाइट भी कह सकते हो। एंश्यू है, एंश्यू का परिणाम स्वरूप घटित होना है, तो रिजल्ट कह सकते हो आप, फॉलो कह सकते हो, डेवलप कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सॉरी। अप्राइज है, अप्राइज का मतलब है सूचित करना, तो इन्फॉर्म हो सकता है, नोटिफाई करना कह सकते हो, टेल कह सकते हो। हेंचमैन है, हेंचमैन का सेवक होता है, तो इसका असिस्टेंट होता है, एड होता है, सपोर्टर होता है, ठीक है। तो ये सब मीनिंग देखे हमने। अगले वर्ड्स देखिए, अगले स्लाइड में वर्ड्स हैं 3। एक है अनसंग, एक वर्ड है यहां पे प्रॉप्ड अप, और एक है ऑल द वे, ये फ्रेज है, ठीक है। क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? अनसंग है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एन के बाद 2 शब्द हैं, तो ये तो शब्द नाउन है, तो पहले वाला शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरे में प्रॉप अप है, ये वर्ब का काम करेगा, वैसे प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब भी मान सकते हो क्योंकि अब जोड़ रखा है प्रेपोजिशन। और ऑल द वे फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की संख्या 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेज होती हैं, तो ये फ्रेज है। तो देखते हैं 38, 39, 40। 38, 38, 39 और 40 पे तो मुझे याद आ रहा है ऑल द वे था, 39 पे प्रॉप अप था, और 38 पे क्या था? 38 अनसंग। तो अनसंग तो एडजेक्टिव है, प्रॉप अप है, ये एक वर्ब मान लीजिए, फ्रेजल वर्ब मान लीजिए, और ऑल द वे है, ये फ्रेज है, ठीक है। अब इनके मीनिंग देखो आप। अनसंग का मतलब है जो अप्रशंसित है, अनप्रेज्ड है, या फिर अनसेलिब्रेटेड है, अनसेलिब्रेटेड है, या फिर आप इसके लिए अनएक्लेम्ड भी कह सकते हो, मतलब जिसका गुणगान नहीं किया गया है, जिसकी प्रशंसा नहीं की गई है, जिसकी जय जयकार नहीं हुई है, उसे कहते हैं अनसंग। प्रॉप अप का सहारा देना होता है, सहारा देने को सपोर्ट कह सकते हो, सहारा देने को आप असिस्ट करना कह सकते हो, ठीक है। ऐड करना कह सकते हो, AIDE लगा दोगे तो सहयोगी हो जाएगा, सहयोग करने वाला, तो ये सहारा देना। ऑल द वे का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरे तरीके से, कंप्लीटली, या फिर आप इसे टोटली कह सकते हो, या फिर आप इसे एंटायरली कह सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, ये सब इसके मीनिंग होंगे, पूर्णतया। अनसंग का अप्रशंसित, जिसकी प्रशंसा नहीं की गई है। प्रॉप अप का सहारा देना तो सपोर्ट, असिस्ट या ऐड। ऑल द वे का कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, पूरे तरह से ये कहना चाह रहा है। अब अगर मैं इसके बताऊं सेंटेंसेस, तो देखो ही इज एन अनसंग हीरो, तो वह एक ऐसा हीरो है जिसकी प्रशंसा नहीं की गई है, अनसंग है। ही वॉज सिटिंग अपराइट ऑन हिज हॉस्पिटल बेड, वह अपने हॉस्पिटल बेड बैठा हुआ था, कैसे? पिलोज का सहारा लेकर, तकिए का सहारा लेकर, पिलो तकिया। आई एम विद यू ऑल द वे, मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरे तरीके से साथ हूं, ये इसका ट्रांसलेशन है। अभी हमने जितने सीखे हैं 1 to 20 हमने रिवाइज कर लिया था, और अब देखो 21 से 40 तक रिविजन करा देता हूं। आपको तो खैर पूरा ही रिविजन करना है इसका। तो 21 देखो, वर्थवाइल था, वर्थवाइल का उपयोगी होता है, यूजफुल, हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल, ठीक है। परव्यू, स्कोप, रेंज, एम्बिट, क्षेत्र होता है, स्पेयर। स्पूरियस का जाली या नकली है, एडजेक्टिव है। स्पूरियस का फेक होता है, शैम होता है। फ्यूरियस का मतलब स्पूरियस का मतलब फेक, शैम। काउंटरफीट होता है, काउंटरफीट भी कर सकते हो, COUNTERFEIT कर लीजिएगा, काउंटरफीट मतलब जाली या नकली। सब्सटेंशियल बहुत बड़ा होता है, कंसिडरेबल या फिर खांसी काफी आ रही है, कोई बात नहीं। देखो सब्सटेंशियल कंसिडरेबल होता है, सिग्निफिकेंट होता है, बहुत बड़ा। फॉरवार्न का मतलब प्री वार्न करना होता है या अलर्ट करना होता है। इसके बाद 27 में
नैक है, नैक का कुशलता, एबिलिटी होता है, स्किल होता है, एड्रोइटनेस है। प्रोजेक्ट का मतलब नीरस है, तो नीरस का हमड्रम है, बैनल है, अनइंटरेस्टिंग है। पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का आउटलुक होता है, स्टैंड पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट होता है। गॉडी का गैरिश होता है, ब्राइट होता है, भड़कीले को बोलते हैं ना, गैरिश, ब्राइट। और इंटरिम का प्रोविजनल, टेम्परेरी, जो अस्थायी है। टेनेट का सिद्धांत है तो प्रिंसिपल होता है, इसका डोगमा कह सकते हो, डॉक्ट्राइन कह सकते हो, प्रिसिप्ट कह सकते हो। फिर इसके बाद प्लंडर है, प्लंडर का मतलब लूट खसोट करना। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, सारे ले लिए क्या मैंने, सभी ले लिए क्या? चलो, नेबुलस नहीं लिया था, नेबुलस का हैजी, वेग है ना, अस्पष्ट, अनक्लियर इनको बोलते हैं। चलिए आगे लो। फिर ये प्लंडर है, लूट खसोट करना है, तो लूट हो जाएगा, पिलेज हो जाएगा, रोब हो जाएगा। एंटेंगल का एनमेश होता है, एनस्नेयर होता है, स्नेयर होता है, स्नार्ल होता है, जाल में फंसाना, जाल में फंसना। और इसका फल है बिकरिंग, या फिर क्वेरल, या फिर फाइट, या फिर आपका जो भी झगड़े संबंधी वर्ड्स, आप ऑल्टरकेशन, ये सब ले सकते हो इसके अंदर। एंश्यू का डेवलप होना, फॉलो होना, या फिर एंश्यू का आप कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट कर सकते हो। अप्राइज का सूचित करना है तो नोटिफाई कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और टेल कर सकते हो। हेंचमैन का सेवक है तो असिस्टेंट है, एड है, सपोर्टर है, ये सब कर सकते हो। फिर है अनसंग, अनसंग का अनसेलिब्रेटेड है, अनएक्लेम्ड है, अनप्रेज्ड है। फिर प्रॉप का सहारा देना तो सपोर्ट करना है, ऐड करना है, असिस्ट करना है। ऑल द वे का एंटायरली है, टोटली है, कंप्लीटली है ना। तो ये 40 चीजें हमने सीखी हैं। 40 वर्ड्स तो सीखे ही सीखे हैं, लेकिन एक के पीछे कम से कम दो तीन वर्ड सीखे हैं। तो आप 100 से अधिक वर्ड्स आज की क्लास में सीख चुके हैं। जरूर से शेयर कर देना इसको दोस्तों के साथ में, ताकि और लोगों की मदद में मिले। और अगर आपका जल्द एग्जाम है CHSL का या CGL का कोई भी, तो लिस्ट बहुत आपको हेल्प करेगी। किसी प्रकार के एग्जाम में जाने से पहले ये लिस्ट जरूर से रिवाइज करें। 1-2 सेशंस में और बहुत बड़े बड़े सेशंस में अपलोड करूंगा वोकैब के, ताकि एक ही सेशन से बहुत कुछ आपको हेल्प मिल सके। लेकिन तरीका यही यूज करना, आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये तरीका आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।